दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी गुस्सैल पति की मासूम वाइफ। ये कहानी का पार्ट 11 है। पार्ट 10 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। आरव ने गलत फहमी में साक्षी को तलाक देने का फैसला कर लिया क्योंकि उसे लगा कि अर्पित उसका बॉयफ्रेंड है। लेकिन सच्चाई सामने आई कि अर्पित उसका मामा का बेटा और भाई है। गुस्से और दर्द में साक्षी ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया और अपने प्यार का इजहार भी कर दिया कि पहली नज़र में ही आरव उसको पसंद आ गया था। अपनी गलती समझकर आरव माफ़ी मांगता है, लेकिन साक्षी उसे इतनी आसानी से माफ़ करने को तैयार नहीं होती है। अब कहानी में आगे। सुबह सुबह जब आरव की नींद खुली तो उस वक्त साक्षी उसकी हथेली पर अपना चेहरा रखे सोई हुई थी। साक्षी की बचपना भरी हरकतें ही आरव को उसके और करीब लेकर आ रही थी। वह अपने हाथ को खींचना चाहता था, लेकिन साक्षी बहुत ही चैन से उसकी हथेली पर अपना चेहरा टिकाए हुए थी। आरव अपने दूसरे हाथ से उसके गाल को पकड़कर थोड़ा सा खींचता है। साक्षी कसमसाते हुए दूसरी तरफ करवट ले लेती है। आरव उठा, एक नज़र साक्षी को देखा जो अब तक करवट लेकर दूसरी तरफ सो चुकी थी। फिर पलटकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई साड़ी की थाली को देखा और वह सोचकर खुश हो रहा था कि साक्षी को तो साड़ी पहनना आता नहीं है, और फिर जिस तरह उसने पहले भी उसे साड़ी पहनाई थी, ठीक उसी तरह आज भी उसे साड़ी पहनाएगा और उसे परेशान करके फिर से मना लेगा। यही सोचकर वह अपना एक्सरसाइज करने के लिए चला जाता है। आज जिम में उसका मन नहीं लग रहा था। वह बार बार घड़ी की ओर देख रहा था क्योंकि उसे जल्दी से साक्षी के पास पहुंचना था। जैसे तैसे उसने आधे घंटे के अंदर अपना एक्सरसाइज पूरा किया और अपने कमरे की ओर आया। आरव के बेडरूम से होकर ही उसका जिम का रास्ता जाता था। उसे जिम के लिए अपने बेडरूम से बाहर नहीं जाना पड़ता था। वह जिम और बेडरूम के दरवाजे तक आया तो उसने कदम मानो जैसे रुक से गए। वह हैरानी से अपने कमरे की तरफ देख रहा था, जहां इस वक्त अपने दोनों हाथ फैलाए साक्षी खड़ी थी। रेड कलर का पेटीकोट और रेड कलर का ब्लाउज, मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो टाइटैनिक मूवी के किसी सीन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो। अपने एक्सरसाइज से बह रहे पसीने को टॉवल से पोंछते हुए वह बहुत ही इंटेंस नज़रों से साक्षी को देखता रहा। लेकिन आरव की हैरानी सिर्फ इसीलिए नहीं थी। असली वजह थी कि इस वक्त जो सपना वह देखकर यहाँ आया था वह चकनाचूर हो गया था, क्योंकि जो साड़ी उसे बांधनी थी वह साड़ी अभी नेहा के हाथ में थी और नेहा साड़ी का एक सिरा लेकर अब तक साक्षी के कमर में खोस चुकी थी। आरव को नेहा पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था जाकर नेहा को पीट दे, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था वरना उसका भाई उसे नहीं छोड़ता। वह वापस अपने जिम की ओर चला जाता है। वह अपना एक्सरसाइज आधा ही पूरा करके आया था और उसे पता था कि अब उसका अपने बेडरूम में जाकर कोई मतलब नहीं है। अपने बचे हुए एक्सरसाइज को पूरा करके जब वह अपने कमरे में आया तो उस वक्त साक्षी अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन रही थी। वह पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। नेहा उसे साड़ी पहनाकर जा चुकी थी। आईने में ही एक नज़र आरव ने साक्षी को देखा। पूरे साज श्रृंगार, सिंदूर, मंगलसूत्र और बिंदी में तैयार साक्षी बहुत ही सुंदर लग रही थी। कुछ देर पहले पहले तक जो उसके अंदर नाराजगी थी, साक्षी को इस तरह देखकर वह दूर हो चुकी थी। वह उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाया ही था कि साक्षी आरव को देखकर गुस्से से कमरे से बाहर जाने लगी। साक्षी, ये क्या है? आरव ने उसे आवाज़ देते हुए कहा। साक्षी पलटी, अपने दोनों हाथ बांधकर आरव से बोली, क्या हुआ? अब मैंने क्या कर दिया? नहीं, तुम तो कुछ नहीं करती हो ना, तुम तो बहुत भोली भाली हो। आरव ने ताना मारा। हाँ, मैं जानती हूँ मैं भोली भाली हूँ, पर मैं समझदार हूँ। वैसे नहीं जैसे दुनिया के बाकी लोग हैं, जो कहने को तो समझदार है लेकिन अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ हैं। साक्षी, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, कहकर आरव ने अपने हाथ में पड़ा टॉवल जमीन पर पटका और साक्षी की ओर भागा।
लेकिन तब तक अपनी फुर्ती दिखाकर साक्षी अपनी साड़ी संभालते हुए कमरे से बाहर भाग चुकी थी। आरव जानता था इसके आगे वह गया तो फिर उसकी बेइज्जती होनी है, इसीलिए वह चुपचाप अपने कमरे में आ गया। नेहा और पिंकी दोनों मिलकर साक्षी की रसोई में मदद करने लगी। खाना वो हमेशा से बनाना जानती थी, उसकी माँ नहीं थी और उसके पापा भी काम किया करते थे, इसीलिए उसने बहुत कम उम्र से ही किचन में कदम रख दिया था। पर गड़बड़ यही हो जाती थी कि कभी सब्जी काटते वक्त उसके हाथ कट जाते थे, कभी कढ़ाई से उसके हाथ जल जाते थे। आज वह पूरी एहतियात के साथ अपना काम पूरा कर रही थी और सब कुछ बनने के बाद उसने नेहा की ओर देखते हुए कहा, मैंने सब कुछ बना लिया और मुझे कुछ हुआ भी नहीं। नेहा उसकी बात पर मुस्कुरा दी। तभी गीता देवी की आवाज़ आई, साक्षी, जो तुमने बनाया है पहले भगवान को भोग लगाने के लिए निकाल देना। जी मम्मी जी, बोलकर साक्षी जैसे ही हलवे की कढ़ाई का ढक्कन हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका हाथ कढ़ाई के हैंडल पर जाकर लग गया और वह जोर से चीख पड़ी। नेहा झट से उसके पास दौड़कर आई। कढ़ाई का हैंडल उसके हाथों में चिपक गया था, जिसके कारण उसकी गोरी कलाई पर जलने का निशान तुरंत उभर आया। नेहा साक्षी की ओर देखकर बोली, बिना गड़बड़ किए काम नहीं किया है तुमने, कह रही थी ना कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, लो हो गया अब। यह कहकर नेहा और साक्षी दोनों हंस पड़ी। नेहा जलने पर लगाने के लिए क्रीम लेकर आई और साक्षी के हाथों में लगा दी। अब तक साक्षी भगवान के लिए भोग निकाल चुकी थी। उसने जाकर उसे पूजा घर में चढ़ा दिया। सभी नाश्ते के टेबल पर पहुंच चुके थे। आरव भी आकर कुर्सी खींचकर बैठा तो नाश्ते की खुशबू से उसे याद आया कि आज साक्षी खाना बनाने वाली थी। गीता देवी साक्षी से कहती हैं कि आरव का खाना निकाल दे। साक्षी प्लेट में खाना सर्व कर रही थी और जैसे ही उसने चम्मच लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसके हाथों में जले हुए निशान और उस पर लगी हुई मलहम को देखकर आरव उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, यह क्या हुआ? साक्षी अपना हाथ छुड़ाते हुए हलवा प्लेट में डालते हुए बोली, कुछ नहीं, थोड़ा सा लग गया। अचानक से आरव के दिमाग में महेंद्र जी की बात आई। शादी के अगले दिन जब वे आए थे तो उन्होंने कहा था, मेरी बेटी खाना ऐसा बनाती है कि आप स्वाद को कभी भूल नहीं पाइएगा, पर कभी इसका हाथ जल जाता है तो कभी कट जाता है। जब तुम्हें पता है कि तुम्हें किचन में जाते ही चोट लग जाती है, तुम नेहा और पिंकी से कह नहीं सकती थी तुम्हारे साथ रहने के लिए। कहते हुए आरव ने एक नज़र नेहा और एक नज़र पिंकी पर डाली। पिंकी के अंदर तो आरव का डर इतना था कि जैसे ही उसकी नज़र पिंकी पर पड़ी, पिंकी जाकर विक्रम के पीछे छिप गई। नेहा आरव को अपनी तरफ देखता पाकर बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बीवी का हाथ पकड़कर मैंने कढ़ाई में चिपका दिया? आरव फिर से घूर कर नेहा की तरफ देखने लगा। शिवम तो इन दोनों के बीच कभी बोलने का सोच भी नहीं सकता था, इसीलिए बेचारा चुपचाप दोनों को देख रहा था। हाँ, चिपका दिया मैंने। वह खाना बना रही थी, मैंने उसका हाथ और कढ़ाई का हैंडल पर जाकर चिपका दिया। जेठानी हूँ ना, वो भी क्रूर वाली, नेहा मुंह बनाते हुए बोली। साक्षी एक बार आरव को तो फिर एक बार नेहा को देखती है। उसे इस दोनों पर बहुत हंसी आ रही थी। इतना तो वो अर्पित से भी नहीं लड़ती थी जितना कि यह दोनों लड़ते थे। तभी श्याम जी थोड़ी तेज आवाज़ में बोले, नाश्ता करो। नेहा शिवम के लिए नाश्ता निकालो। उनकी आवाज़ सुनकर सभी अपने अपने काम में लग गए। आज अपने ऑफिस में जाकर आरव अपने कैबिन में जाने के बाद सबसे पहला काम उस फाइल को ढूंढकर पढ़ने का करता है जो साक्षी के बारे में उसके आदमी ने ला कर दी थी। एक एक पन्ने को देखने लगा। अर्पित के साथ उनकी तस्वीरों को देखकर उसने उन तस्वीरों को साइड किया और अगला पन्ना देखा जिसके पिछली बार पढ़ने से पहले ही इस फाइल को बंद करके रख दिया था। अगले पन्ने पर साफ साफ लिखा हुआ था कि अर्पित उसके मामा का छोटा बेटा है, जो कि सिर्फ उसका लाडला भाई है बल्कि उसके स्कूल का क्लास में पढ़ने वाला क्लासमेट भी है। पूरी फाइल को आज उसने ध्यान से पढ़ा। साक्षी की पसंद नापसंद सब कुछ। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। उसके पास कितनी सारी बातें होती साक्षी के साथ करने की, और झुनझुन वाला कॉलेज के फंक्शन में गया था।
यह उसे अभी भी याद है कि उस लड़की का ये ऊट-पटांग सा सवाल। अगर उसने इस फाइल में पढ़ा होता तो उसे पता होता कि साक्षी इस कॉलेज की स्टूडेंट थी। उसने फाइल को बंद किया, उन तस्वीरों को फिर से फाइल में लगाया और ड्रॉवर में रख दिया। फिलहाल दो बातें उसके दिमाग में चल रही थी। पहला, साक्षी को मनाना। दूसरा, अपने बच्चों की कस्टडी के लिए जो भी हेयरिंग थी उसके लिए अपने गुस्से को शांत रखना। अपने बच्चों की कस्टडी के लिए आरव हर तरह से योग्य था। बस जो चीज़ उसके खिलाफ जा रही थी वो था उसका शॉर्ट टेम्पर और गुस्सैल होना। यह ऐसी कमी थी जो न कि बिजनेस वर्ल्ड में बल्कि उसके आसपास के सारे लोग जानते थे। वह यह भी जानता था कि इसी को मोहरा बनाकर रंभा बच्चों की कस्टडी उससे लेना चाहेगी। साक्षी को आज वकील से मिलना था। आरव ने उसे किसी होटल का एड्रेस देकर वहां बुलाया था। उस होटल में जब साक्षी पहुंची तो आरव पहले से उसका इंतजार कर रहा था। कार से निकलते ही आरव साक्षी की तरफ आया तो साक्षी मुंह बनाकर आगे आगे चलने लगी। साक्षी आरव उसके पीछे चलते हुए बोला, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इतना एटीट्यूड मैं बर्दाश्त नहीं करता तुम्हारा, इसीलिए सह रहा हूँ क्योंकि गलती मेरी थी। मेरी गलती का पछतावा न हो, इतना बुरा इंसान नहीं हूँ मैं। यह देखो टपक रहा है। कहते हुए साक्षी ने आरव के चेहरे की तरफ इशारा किया। आरव अपने चेहरे पर दोनों हाथ साफ करते हुए बोला, क्या? साक्षी मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखकर अपने चेहरे को उसके नज़दीक ले जाते हुए बोली, घमंड। आपका घमंड आपकी बातों में टपक रहा है। साक्षी की बात सुनते ही आरव मानो अंदर ही अंदर गुस्से से उबल पड़ा। उसका मन किया कि अभी साक्षी को यहाँ पर दौड़ा दौड़ा कर मारे, लेकिन गुस्से में भी आरव बस इतना ही बोल पाया, साक्षी तुम सच में बच्ची हो, यू आर वेरी इरिटेटिंग। साक्षी अपने दोनों हाथ बांधकर उसके सामने खड़ी होकर बोली, इस इरिटेटिंग को पूरी जिंदगी आपको झेलना पड़ेगा। आरव उसे देख रहा था और साक्षी आरव को। आ गए तुम दोनों, एक अनजानी आवाज़ आई। दोनों एक साथ आवाज़ की दिशा में पलटते हैं। सामने काले रंग के कोट पैंट में आरव की उम्र का एक आदमी खड़ा था। वो नज़दीक आया। आरव के गले मिलकर वह साक्षी की ओर देखकर हाथ बढ़ाते हुए बोला, हे हाय, मेरा नाम मनीष है, मैं आरव का दोस्त हूँ और उसका वकील भी। साक्षी मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाती है। तो आरव ने तुम्हें बताया इस केस के बारे में? मनीष ने कहा। साक्षी एक बार आरव के चेहरे को अच्छे से देखती है और फिर मनीष से कहती है, आपको पता ही है आपके दोस्त कितनी बातें करते हैं। मनीष मुस्कुराते हुए बोला, यानी मुझे ही सब बताना पड़ेगा? मनीष भी आरव की तरफ देखते हुए बोला, जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, सही कहा मैंने। साक्षी अपनी बत्तीसी दिखाकर हंसते हुए बोली। मनीष आगे की तरफ हाथ दिखाता तो साक्षी उसके साथ चलने लगती। मनीष साक्षी को केस के बारे में एक एक डिटेल बताते हुए अंदर की तरफ जा रहा था और आरव उन दोनों के पीछे ऐसे चल रहा था मानो वो दोनों से पहचानता ही नहीं, उनके लिए अजनबी हो। अपने कमरे में आकर तीनों आमने सामने कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। टेबल पर फाइल रखकर मनीष केस के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी साक्षी को बताता है। साक्षी हर बात को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। आरव उसके इंटरेस्ट को नोटिस कर सकता था। आरव देख सकता था कि साक्षी बच्चों की कस्टडी के लिए सच में इंटरेस्टेड थी, क्योंकि आरव को यह सारी बातें पहले से ही पता थी। वह चुपचाप बैठे हुए उन दोनों की बातें सुन रहा था। छोटी बड़ी हर जानकारी साक्षी को कुछ घंटों में ही मनीष ने बता दी, ताकि कल को अगर कोर्ट में कभी कुछ पूछा जाए तो कोई भी बात हो तो साक्षी उन सब चीज़ों से अनजान ना रहे और उनका केस कमज़ोर ना हो। मनीष से बात करते करते ही साक्षी अपने मोबाइल में कुछ मैसेज भी सेंड कर रही थी। आरव देख सकता था कि कुछ बातें सुनने के बाद साक्षी एक मैसेज टाइप करके किसी को भेज देती और फिर अगली बात को ध्यान से सुनने लगती। तकरीबन 3.5 घंटे चली इस मीटिंग के बाद साक्षी होटल रूम के बाहर निकली तो आरव उसे घर छोड़ने की बात करता है। तभी मनीष आगे आते हुए बोला, तू कहाँ जाएगा? तू एक काम कर, ऑफिस चला जा, मैं साक्षी को घर छोड़ देता हूँ। ठीक है, साक्षी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। आरव साक्षी को कार में जाकर बैठने के लिए कहता है।
साक्षी कार की ओर बढ़ती है। मनीष उसके पीछे जाता उससे पहले ही आरव मनीष की शर्ट पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, यह साक्षी साक्षी क्या लगा रखा है? भाभी है तेरी, भाभी भाभी बोल। यार बहुत छोटी है, कैसा लगेगा मैं उसे भाभी कहूँगा तो? वह बेचारी भी एम्बेरस हो जाएगी, कहकर वो अपनी शर्ट छुड़वाता है। आरव फिर से उसकी शर्ट पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, बीबी है मेरी तो मेरी बीबी तेरी भाभी हुई ना, और नहीं तो दीदी बोल दे, वो भी चलेगा। तुझे जलन हो रही है मुझसे? आरव उसकी शर्ट छोड़कर 2 कदम पीछे जाते हुए बोला, जलन? मुझे जलन? आरव कपूर किसी से नहीं जलता। मनीष मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी यही समझ रहा था आज तक। आरव कपूर किसी से नहीं जलता, लेकिन आज मैंने ये क्या देख लिया। मनीष एक्टिंग करते हुए अपने कानों पर हाथ रखकर ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, हे भगवान, ये आज मैंने क्या देख लिया? आरव कपूर मुझसे जल रहा है। मनीष पलटकर गाड़ी की ओर देखता है और फिर आरव की ओर। साक्षी, नो नो, साक्षी भाभी मेरा इंतजार कर रही हैं, कहकर जैसे ही मनीष गाड़ी की ओर जाने लगा, आरव उसके कोट को पीछे से पकड़कर दूसरी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला, तो उससे जाएगा और मैं इससे, लेकिन वो मेरी गाड़ी है, उससे मैं जाऊंगा। गाड़ी के साथ तेरी गाड़ी भेजकर अपनी गाड़ी मंगवा लूँगा, कहकर वो मनीष की कार में जाकर बैठ गया। साक्षी पहले से कार में बैठी थी। आरव को अंदर आकर बैठा देखा तो साक्षी हैरान होकर बोली, मनीष जी, मेरा मतलब मनीष जी कहाँ हैं? आरव कार का दरवाज़ा बंद करता है और साक्षी से कहता है, तुमसे उम्र में 15 साल बड़ा होगा। अगर तुम उसका नाम ना लो तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? तुम उसे भैया बुला सकती हो, वो तुमसे 15 साल बड़े होंगे। साक्षी हैरान होकर अपनी अपनी आंखें बड़ी करके बोली। आरव बिना कुछ बोले हाँ में गर्दन हिला देता है और ड्राइवर से चलने के लिए कहता है, लेकिन मेरा तो कोई भाई मुझसे 15 साल बड़ा नहीं है, सब 2 साल, 4 साल, 5 साल। साक्षी अपने बाल खुजाते हुए कहती है। आरव डेस्क बोर्ड पर रखी पानी की बोतल लेकर खोलता है और पानी पीने लगता है। साक्षी झट से सीट पर आरव की तरफ मुड़ते हुए बोली, क्या मैं उन्हें अंकल बोल दूं? आरव, जो अभी पानी पी रहा था, उसके मुंह से पानी का फव्वारा बाहर आ गया और वो लगातार खांसते जा रहा था। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि कहे तो कहे क्या, वो बुरी तरह खांस रहा था। साक्षी झट से घुटनों के बल सीट पर जाकर उसकी पीठ को धीरे धीरे सहलाने लगी। वह पूरी कोशिश कर रही थी कि उसे आराम मिले। आरव ने साक्षी की तरफ देखा, उसकी आंखें लाल हो गई थी और चेहरा भी लाल हो चुका था। आरव अपने हाथों से इशारा करके उसे बैठने के लिए कहता है। साक्षी छोटा सा मुंह बनाकर बोली, अब आप ठीक है ना? ऐसे कैसे पानी पी रहे थे कि इतनी बुरी तरह से अटक गए? आरव बोतल बंद कर कार की सीट पर फेंकते हुए कहता है, साक्षी, अपने हस्बैंड के दोस्त को अंकल कौन कहता है? साक्षी बोली, आप ही ने तो कहा कि वो मुझसे 15 साल बड़े होंगे, तो 15 साल बड़ा तो मेरा कोई भी भाई नहीं है। यह कहते कहते साक्षी की आवाज़ ऐसी निकल रही थी मानो अब वह रो देगी। आरव खिड़की से बाहर देख रहा था, उसे खुद पर हंसी आ रही थी। उसकी बीवी उसके स्कूल फ्रेंड को अंकल कहने का सोच रही है, मतलब उसे क्या कहेगी? और अचानक हैरानी से वह साक्षी की तरफ देखने लगा। वह सिर्फ 13 साल बड़ा है तुमसे। आरव ने 15 साल से 13 साल ऐसे कहा मानो 2 साल कम नहीं कर रहा हो, बल्कि 10 साल कम कर रहा हो। साक्षी समझी तो कुछ नहीं, बस हाँ में गर्दन हिलाकर आरव से बोली, तो अब मैं क्या बोलूं? भैया कहना है या अंकल? भैया, आरव ने जोर से गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। उसे मनीष भैया कहना, ठीक है? साक्षी ने बहुत ही भोलेपन से कहा और अपना मोबाइल में लग गई। आरव कभी खिड़की से बाहर देखता तो कभी साक्षी की ओर देखता। अभी कुछ देर पहले ही हुई उनकी बात याद करके अब उसे खुद पर हंसी आ रही थी। अब इसमें साक्षी की क्या गलती है अगर उन दोनों की उम्र में 13 साल का फ़र्क है? पता नहीं क्यों आरव को साक्षी का इतने मोबाइल में बिजी रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वह उसे बात करना चाहता था। वह साक्षी की तरफ पलटकर उसके हाथ से मोबाइल लेकर अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें अंकल नजर आता हूँ? आरव की बात खत्म ही नहीं हुई थी कि साक्षी ने झट से बोला, आप उस मनीष भैया जैसे थोड़ी ना दिखते हैं।
आप तो एकदम हीरो जैसे लगते हो। साक्षी के मुंह से अपनी तारीफ सुनते ही आरव तो मानो जैसे फूल कर गदगद हो गया हो। लेकिन अगले ही पल उसके होश और दिमाग दोनों घूम गए, क्योंकि साक्षी ने कहा, क्या आपने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी? आरव को अपने पूछे हुए सवाल पर अब पछतावा हुआ। वो कैसे भूल गया कि साक्षी अभी भी उससे चिढ़ी हुई है। वह जो भी पूछेगा उसे उसका उल्टा जवाब ही मिलेगा। साक्षी अब रुकने के मूड में नहीं थी। वह फिर से बोली, आपका डेमोलॉजिस्ट बहुत ही अच्छा है। आपको देखकर लगता नहीं है कि आप बूढ़े हो गए हो। उसने बहुत अच्छी तरह से आपको फेस को मेंटेन किया है। साक्षी, यह ओरिजिनल हूँ मैंने प्लास्टिक सर्जरी तो दूर की बात है, आज तक छोटी सी भी सर्जरी नहीं करवाई है पूरे शरीर पर। कहते हुए उसने अपने सिर से लेकर पैर तक 2 बार उंगलियों से इशारा किया। साक्षी अपने आईब्रो ऊपर ऊपर करके आंखें मटकाते हुए बोली, वाओ मिस्टर कपूर, आपने अपने आप को कितना अच्छा मेंटेन किया है। आरव ने एक बटन प्रेस किया तो कार के बीच में एक पार्टीशन आ गया, जिससे ड्राइवर और आरव के बीच में पर्दा हो गया। आरव साक्षी को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए अपने नज़दीक लाता है और बोला, ये जो तुम करने की कोशिश कर रही हो ना, अच्छी तरह जानता हूँ मैं। चिढ़ रही हो मुझसे? एक बार बस मुझे घर पहुँचने दो, फिर मैं दिखाता हूँ तुम्हें। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं साक्षी, आरव कपूर कभी धमकी नहीं देता। साक्षी बिना कुछ बोले अपनी जगह पर जाना चाहती थी, लेकिन आरव उसे थोड़ा और करीब खींचते हुए बोला, बाय द वे, वो झुनझुन वाला कॉलेज का प्रोग्राम मुझे याद आ गया। तो तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था, राइट? साक्षी पहले अपना सिर झुकाती है, फिर गर्दन ऊपर करके आरव की तरफ देखते हुए कहती है, तो क्या हुआ? तुमने मुझे डेट के लिए पूछा था ना? तो ठीक है, मैं करूँगा तुम्हें डेट। हाँ, तो मैंने तब पूछा था कि तब आपके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। आरव ने एक आंख छोटी करके अपना चेहरा थोड़ा तिरछा करते हुए पूछा, मतलब? जानती नहीं थी का क्या मतलब? मतलब उस वक्त मुझे लगता था कि आरव कपूर एक थोड़ा सा घमंडी, गुस्सैल, एरोगेंट, रूड, बदतमीज। बस बस बस, आरव ने साक्षी को फिर से अपनी सीट पर बैठाकर उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, बस इतनी तारीफ काफ़ी है मेरी, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। अब तक घर आ चुका था। आरव कार का दरवाज़ा खोलकर साक्षी को अंदर गेट तक छोड़ता है। आप नहीं आएंगे? नहीं, ऑफिस में कुछ काम है, उसे निपटा कर शाम को ही आऊँगा। तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लेना। यह कहकर आरव बिना साक्षी की ओर देखे चला गया। आरव के जाते ही साक्षी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वह घर के तरफ जा रही थी कि उसे फिर से आरव की आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारा फ़ोन। साक्षी को याद आया, आरव ने उसका फ़ोन कार में ही रख लिया था। फ़ोन लेने के लिए वह आरव की ओर गई। दोनों इस वक्त घर की तरफ जाने के लिए रास्ते पर थे। अपना फ़ोन देखकर जैसे ही साक्षी ने हाथ बढ़ाया, आरव फ़ोन ऊपर कर देता है। साक्षी अपने हाथ और ऊपर कर लेती है, लेकिन वह फ़ोन नहीं ले पा रही थी। आरव ने अपने हाथ को दाएं तरफ घुमा लिया। वो दाएं तरफ जाती तो आरव बाएं तरफ मोबाइल कर देता। वो बाएं तरफ जाती तो दाएं तरफ, कभी ऊपर तो कभी नीचे। इस तरह वो अपना फ़ोन लेने के लिए बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन आरव उसे फ़ोन लेने के लिए अपने इशारों पर नचा रहा था। आरव को ऐसा करते देख साक्षी अपनी कमर पर हाथ रख कर उसकी तरफ देखने लगी। अरे पापा! आरव मुस्कुराया। साक्षी पीछे देखते हुए बोली। आरव झट से पीछे पलटा। साक्षी ने उसके हाथ से फ़ोन छीना और घर के अंदर भागते हुए बोली, यह हम कॉलेज में किया करते थे, आप जैसे बूढ़ों को काम नहीं है ये सब करना। आरव गुस्से से अपनी जबड़े खींच कर बोला, आज आने दो घर पर, दिखाता हूँ तुम्हें इस बूढ़ी हड्डियों की ताकत। सभी के डिनर हो जाने के बाद गीता देवी साक्षी को अपने कमरे में बुलाती हैं। जब साक्षी कमरे में गई तो दादी माँ भी मौजूद थी। कुछ खास बात है क्या मम्मी जी? हाँ, कुछ खास है, बैठो, कहकर उन्होंने सोफे की तरफ इशारा किया। दादी माँ बोली, कल तुम पहली बार आरव के साथ अदालत जाओगी। हनी और बनी की कस्टडी के लिए तुम्हें और आरव को एक खुशहाल दंपति के तौर पर अपने आप को दिखाना है, ताकि अदालत को इस बात का एहसास हो जाए कि हमारे हनी और बनी हमारे साथ खुश रहेंगे। जी मैं जानती हूँ, गीता देवी बोली।
मैं जानती हूँ तुम उन दोनों से बहुत प्यार करती हो, लेकिन यह बताना हमारा फर्ज है। कल अगर तुमसे कोई पूछा जाए या तुम्हें गुस्सा भी आए तो शांत रहना। कुछ ऐसा मत करना कि हमारे हनी और बनी की कस्टडी में हमें तकलीफ हो, क्योंकि आरव का गुस्सा तो तुम जानती हो, उससे तो हम बातें कर नहीं सकते हैं। वह हम पर ही चिल्लाने लगेगा। साक्षी उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उनसे बात कर कर वह समझ सकती थी इन दोनों की मुश्किल को। बचपन से पाल पोस कर बड़ा कर रही थी उन्हें, और अचानक रंभा आकर उसके और उनके पोते पोती को छीनने की कोशिश कर रही थी। उसने बात करके जब साक्षी अपने कमरे में आई तो उसे आरव नजर नहीं आया। साक्षी यह सोचकर खुश हो गई कि आरव अपने कमरे में नहीं है तो जल्दी जल्दी जाकर सो जाएगी, ताकि बाद में आरव आए तो उसे सोया हुआ समझकर परेशान ना करे। वह आरव को बूढ़ा बोलकर बार बार चिढ़ा रही थी, तो साक्षी को पता था कि आरव चिढ़ा हुआ है। साक्षी बिना चेंज किए अपने आप को ब्लैंकेट से पूरी तरह से छुपाकर बस सो चुकी थी। आरव इस वक्त स्टडी रूम में अपना काम पूरा कर रहा था। जब वो अंदर आया तो साक्षी को बिस्तर पर सोता हुआ देखा। अच्छा, इतनी जल्दी यह उल्लू जो 12 बजे तक जगता था आज 10:30 बजे ही सो गया। आरव ने थोड़ा जोर से बोला ताकि साक्षी सुन सके, कुछ न कुछ जवाब दे, लेकिन साक्षी जाग रही थी और दुबक कर सोई हुई थी। साक्षी कुछ बोले बगैर अपनी आंखों को कस कर बंद कर लेती है। आरव अपने हाथ में मौजूद फाइल को सोफे पर रखकर साक्षी की ओर बढ़ा। उसने धीरे से ब्लैंकेट को हटाया। साक्षी के चेहरे पर बालों ने पर्दा कर रखा था। उसने अपनी उंगलियों से उसके बालों को कान के पीछे किया और गौर से साक्षी को देखने लगा। इस बात में कोई शक नहीं था कि साक्षी बहुत खूबसूरत थी। आरव उसकी छोटी सी नाक पर अपनी उंगली से एक बार टैप करता है। बहुत सालों से आरव एक मैच्योर लाइफ जी रहा था। साक्षी का बचपना उसके अंदर एक नई एनर्जी देता था। उसे कहीं ना कहीं साक्षी का बचपना ही साक्षी की ओर आकर्षित कर रहा था। साक्षी की फड़फड़ाती पलकों को देखकर आरव समझ चुका था कि साक्षी जगी हुई है और सोने का नाटक कर रही है। उसने थोड़ी जोर से साक्षी को सुनाने के लिए कहा, अरे ये तो सो गई है, अच्छा ही है। आरव अपनी उंगलियों को उसके होठों पर रख कर बोला, अब मैं इसे कितना भी किस करूं इसको पता नहीं चलेगा। किस? साक्षी के कानों में मानो यह शब्द जैसे गूंजने लगे थे। अपनी जिंदगी का पहला किस इस तरह तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। उसके लिए तो जाने कितने सारे सपने देख रखे थे। वह झट से दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई, जैसे वो नींद में करवट ले रही हो। साक्षी इस वक्त पूरी तरह से पेट के बल सोई हुई थी। आरव उसके पीठ पर अपने शरीर का लगभग आधा भाग डाल चुका था। साक्षी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कितनी देर तक इस तरह से दबी हुई रहेगी? आरव कभी उसके गले तो कभी उसके कान को अपनी उंगलियों से टच कर रहा था। आरव के हर टच के साथ साक्षी की पलकें फड़फड़ाती थी। यह 33 साल का बुढ़ा सच में एक बच्चे की तरह मुझे परेशान कर रहा है। साक्षी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने झट से अपनी आंखें खोली और अपना चेहरा घुमाकर आरव को देखा। आरव साक्षी को हैरानी से देखते हुए बोला, अरे तुम तो जगी हो। साक्षी अपना पूरा जोर लगाकर उसे ढकेलती हुई बोली, मैं तो आपको अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आप तो लड़कियों का फ़ायदा उठाते हो। आरव उसको पकड़कर अपने करीब लाते हुए बोला, लड़कियों कहाँ, बीबी का। मैं तो तुम्हें बस यह दिखा रहा था कि मैं कितना यंग हूँ और मेरे अंदर कितनी एनर्जी है। मिस्टर कपूर, आप तो बहुत बड़े वाले बेशरम हो। साक्षी अपने हाथ को उन दोनों के बीच रखते हुए बोली। जहां आरव इस वक्त साक्षी के चेहरे में खोया हुआ था, तो साक्षी भी आरव को देखकर अपने कान्हा जी को कई बार शुक्रिया कह चुकी थी। उसे जैसा पति चाहिए था, आरव बिल्कुल वैसा था। दूसरे शब्दों में कहें तो साक्षी तो पिघल चुकी थी, पर वो दिखाए क्यों? वह अभी भी नाराज है। उसने झट से आरव को बिस्तर से ढकेला और घुटने के बल बिस्तर पर बैठती हुई बोली, बुरा लगा ना आपको जब मैंने आपसे कहा कि आप बूढ़े हो? आरव इस वक्त उठकर बेड रेस्ट से टिकते हुए कहता है, तो बुरा नहीं लगेगा क्या? जो मेरी बीबी मुझे बूढ़ा बोलेगी तो? 33 साल का बूढ़ा नहीं हुआ। आरव की आवाज़ से पता चल रहा था कि वो सच में नाराज है।
तो क्या मुझे बुरा नहीं लगता जब मेरा पति मुझे बोलता है कि बच्ची हूँ मैं, और आप अपने आप को मुझसे इतना बड़ा समझते हैं? तो आप बूढ़े हुए ना। आरव साक्षी की बात को समझ रहा था। उसने सुलह करने के इरादे से कहा, ठीक है, अब तुम मुझे बूढ़ा नहीं कहोगी। दोस्तों, कहानी का नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल।